स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी डाइट की। लॉन्जेविटी के लिए हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, और बढ़ती उम्र के साथ हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें आज हमको बताएंगी डाइटिशियन कीर्ति जैन। कीर्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम ऑन वेलनेस चौपाल। Thank you, ma'am. Thank you so much for inviting me and giving me this opportunity. Thank you. मोस्ट वेलकम कीर्ति। तो हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज है कि हम ये मानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और उस निरोगी काया को निरोगी रखने के लिए डाइट खाना एक ऐसी चीज है जो सबसे अहम भूमिका निभाता है। हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक में क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो बढ़ती उम्र के साथ हमारा जो डाइट प्लान होना चाहिए, इन जनरल, इन नॉर्मल वे, वो किस तरह का होना चाहिए? uh, मैम देखिए, बट उम्र कोई भी हो, एनीवेज हम एक बात तो हमेशा कहते हैं बीइंग अ डाइटिशियन कि एक बैलेंस डाइट प्लान होना चाहिए। अब लेकिन क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो पहले हमें ये समझना होगा कि उस एज में पहुंचते पहुंचते तक हम किन चीजों को लैक करने लग जाते हैं। सो 60+ की एज में ज्यादातर जो सबसे पहला और टॉप मोस्ट मैंने एक्सपीरियंस किया है इशू जो आता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ना। आपकी जो एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जितना हम कंज्यूम करते हैं पूरा दिन में काम करने के लिए, हमें एक एनर्जी शक्ति की जरूरत होती है, वो हम खाने पीने से लेते हैं। और उसको कंज्यूम करके उसको बर्न करने के लिए जो हमें यूनिट जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो चाहिए होता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक तो ये स्लो होने लगता है। अगर ये स्लो होता है तो वेट मोटापे की तरफ, जैसे शरीर जो है वो मोटापे की तरफ बहुत ज्यादा जाने लगता है। दूसरा, हम अपना मसल मास जो है वो लूज करने लगते हैं। आपने देखा होगा, स्किन वीक हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है और स्किन लटक भी जाती है, बॉडी टोन नहीं रहती। स्किन पर भी झुर्रियां आ जाती हैं, फेस पर स्पेशली। सो वो हमारा मसल मास जो है वो लूज होने की वजह से होती है। थर्ड प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस होने लगता है। ज्यादातर करके भूलने लगी, छोटी छोटी चीजें भूलने की बीमारियां हो जाती हैं। सो हम लोगों के साथ में ऐसा इसलिए होता है कि जो डाइट है वो बैलेंस नहीं होती। या तो हम किसी पर्टिकुलर मील पर फोकस कर, इंग्रेडिएंट पर फोकस कर रहे होते हैं, या न्यूट्रिएंट पर फोकस कर रहे होते हैं, या एक सिंपल रूटीन में कहूँ, अगर नॉर्थ इंडियन प्लेट की मैं स्पेशली बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो है वो रहता है, जिसमें ज्यादातर करके गेहूं या चावल हमारा एक स्टेपल फूड होता है और हम वही पूरी जिंदगी कंज्यूम करते हैं और बहुत ही बेसिक डाइट पर रहते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है मैम कि डाइट जो रहता है वो इस तरह का होता है कि बस काम चलाना है इसलिए खाना है ना। तो वो फोकस्ड वे में डाइट कभी भी हम लोग किसी भी एज ग्रुप में प्लान नहीं करते। जब हम 60 की एज में पहुंच रहे होते हैं, तो नंबर वन रूल, आपकी जो प्लेट है वो बहुत बैलेंस होनी चाहिए। आपके सब तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं डाइट में हमको चाहिए वो होने चाहिए। वो कार्बोहाइड्रेट है, हेल्दी फैट्स है, प्रोटीन्स है, वाइटामिन है, मिनरल्स है, ये सब होना चाहिए। एक अच्छा प्रोटीन रिच फूड अगर आप अपनी डाइट में लेते हैं तो आपको मसल वीकनिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। तो वेजिटेरियन सोर्सेज भी बहुत अवेलेबल है। नॉनवेज तो हमको सबको ही पता है, लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेज की मैं अगर बात करूंगी तो सोयाबीन है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, सभी तरह की दालें हैं, लेग्यूम्स हैं। और दालों का ऐसा माना जाता है कि उतनी अच्छी प्रोटीन नहीं होती, बट दालों को जब आप कॉम्बिनेशन में खाते हैं चावल के साथ, सब्जियों के साथ मिला के, तो प्रोटीन बैलेंस आउट हो जाता है। तो आप दालों को, पल्सेस को अपनी डाइट में रख सकते हैं, रखना चाहिए फॉर प्रोटीन रिच करने के लिए। पनीर हो गया, टोफू, सोयाबीन एक बहुत अच्छा सोर्स है। सो प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की जैसे बात कर रही थी, तो आपकी डाइट में मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए। ये आपका ओवरऑल विटामिन्स एंड मिनरल्स को सपोर्टिव करता है, जिससे आपकी कॉग्निटिव हेल्थ यानी कि आपकी मेमोरी पावर, फोकस रखना, ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हाइड्रेशन। तो आपकी पूरे ओवरऑल दिन में जो पानी की मात्रा है, इन जनरल मैंने देखा है इस एज में आते आते वो और ज्यादा कम हो जाता है, पानी की जो क्वांटिटी है। आपको प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल रखना चाहिए, लगभग लगभग 2 से 3 लीटर के बीच में पानी पीना चाहिए। तो एक फटाफट से एक रिकैप मैं आपको पूरे दिन की डाइट का देती हूँ। सुबह जल्दी जब भी आप उठते हैं, उठने के साथ ही आप 1 गिलास नॉर्मल पानी पिए, उसमें कोई नींबू नमक मिर्च हमको नहीं डालना है। सिंपल
एक गिलास पानी पिए। उसके बाद कोई भी एक फ्रूट या सोक्ड नट्स आप वो लें। 4 बादाम, एक अखरोट ले सकते हैं, 3 से 4 किशमिश ले सकते हैं, वो पानी में भीगी हुई होनी चाहिए। और क्योंकि इंडिया फेमस है चाय के लिए और चाय हम किसी की छुड़वा नहीं सकते, तो एक बार ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट आप खा ले सुबह उठ के, उसके बाद फिर आप अपनी पसंदीदा चाय जिस भी तरह से लेना चाहते हैं वो आप 1 कप चाय, उसके साथ में कुछ मखाने या रोस्टेड चने जो आप लाइक करते हैं वो आप लें। बिस्किट मेरी पसंद में कभी नहीं होता, कभी चॉइस में नहीं होता, इसलिए वो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। उसके बाद आपका जो नाश्ते का टाइम है, 2 चीजें हैं, बहुत से लोग सुबह एंड शाम 2 बार खाना खाते हैं, या कुछ लोग नाश्ता दिन का खाना एंड रात का खाना लेते हैं। सो आप नाश्ते में अपना जितना भी जो भी आप इंग्रेडिएंट्स रखते हैं उसमें कोशिश ये करें कि वैरायटी रखें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो डेली का एक अंडा आप जरूर से लें। येलो पार्ट उसका थोड़ा सा कम आप ले सकते हैं अगर आपको वेट का इशू है, अगर वजन ज्यादा बढ़ा हुआ या कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तो आप उसका येलो पार्ट अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आप डोसा, इडली, साउथ इंडियन सारी डिशेस या फिर उपमा हो गया, मिलेट्स का कोई भी नाश्ता ले सकते हैं। 11:30 से 12 एक फ्रूट, या फिर आप डिटॉक्स वाटर बना के ले सकते हैं, डाइजेशन वगैरह में बहुत हेल्प करता है। दोपहर का अच्छा मील लें, लंच लें। हेल्दी लंच के लिए आप 1 कटोरी दाल, एक सब्जी, 2 चपाती, उसमें डेफिनेटली घी का इस्तेमाल करें। और उसके बाद खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ जो है वो खाएं। और अगर पॉसिबिलिटीज है वॉक करने की तो थोड़ा सा खाने के बाद 2 से 5 मिनट की एक वॉक लें। शाम का 4 बजे की, 5 बजे की चाय, उसमें आप मखाना या फिर भुने चने या कोई भी मिलेट की नमकीन आप इस यूज ले सकते हैं। और डिनर 7 बजे तक आप अपना डिनर करें। कोशिश करें कि लंच से और नाश्ते से डिनर की क्वांटिटी जो है वो कम हो। प्रिफरेबली उसमें कोई ग्रेन ना रख के आप इस तरह की चीजें ले सकते हैं, जैसे मिलेट बेस्ड आप डिनर ले सकते हैं, चीला हो गया, खिचड़ी हो गई, जो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो सकता हो। और उसके बाद में सोने से पहले आप एक ग्रीन टी टाइप कुछ भी ले सकते हैं जो डाइजेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। सो इस तरह से आप एक अपना मील पूरा जो है वो ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये पूरा आपने दिन का प्लान करके बताया कीर्ति। और एक चीज अगले सवाल पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1 महीना हो गया है मैंने चाय छोड़ दी। तो नामुमकिन किसी के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं छोड़ सकती हूँ तो कोई भी छोड़ सकता है। आ, तो हम्म। अगला सवाल मेरा ये होगा कीर्ति कि ये तो हो गई एक नॉर्मल डाइट की बात। लेकिन हम बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज से घिर जाते हैं। मतलब हम 35-40 के आसपास भी हम देखते हैं तो वहां से हमारे कोलेस्ट्रॉल हाई होना और बीपी शूट हो जाना, डायबिटीज हो जाना, ये सारी जो लाइफस्टाइल डिजीज हम जिनको बोलते हैं ये सब कहीं ना कहीं दिखने लगती हैं। और उम्र के साथ साथ ये जब अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं, दवाइयों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। तो इन सारी चीजों को, इन डिजीज को अगर हम माने तो किस तरह से हम अपनी डाइट को प्लान करें? क्योंकि ये तो एक जनरल आपने बताया कि जो एक जनरली कोई भी ले सकता है। मैम देखिए, यहाँ पे 2 चीजें मैं बोलना चाहूंगी। पहली चीज तो ये है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं उनका मूल जड़ जो है वो तो खाना पीना ही है। अब आप अगर नोटिस करेंगे, जो जिस एज ग्रुप की हम आज बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने पूरे जीवन में ना कभी पिज्जा खाया होगा, ना कभी बर्गर्स खाए होंगे, ना कभी चाउमीन, ना कभी मोमोज। सीधा सच्चा घर का खाना ही खाते हैं, है ना। ये सारा कुछ तो हम फिर भी खा लेते हैं, अपनी जनरेशन फिर भी खा रही है बाहर। लेकिन ये जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, दादी की, या मैं अपनी अगर मम्मी की भी बात करूं, आई हैव नेवर सीन हर कि वो पिज्जा, बर्गर्स या किसी भी तरह के जंक फूड या स्ट्रीट फूड पर जाते हैं। बावजूद इसके अगर आप इनकी लिस्ट ऑफ डिसीजेस देखेंगे तो सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिनकी आप अभी बात कर रही हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब की सब आपको देखने को मिलेगा। आपको नहीं लगता एक सोचने की जरूरत है कि आखिर घर का खाना खाने के बाद भी ये बीमारियां क्यों घर कर रही हैं हमारे शरीर में? रीजन मैं बताती हूँ। हमारी जो इंडियन डाइट है मैम, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच डाइट होती है। या तो हम रोटी सब्जी पर हैं, या फिर हम वो भी गेहूं की रोटी सब्जी पर, या फिर हम चावलों पर हैं और सब्जियों पर हैं। और अगर त्योहार आ गए तो फिर हम पूड़ियों पर हैं, पराठों पर हैं। और जयपुर तो दाल बाटी के लिए भी फेमस है बहुत। खाना कोई बुरा नहीं है, सब में स्वाद है, प्यार से बना हुआ सब मजेदार है। बट जब हम एक पर्टिकुलर डाइट सालों साल खाते आते हैं और एक ही फूड ग्रुप को बहुत फोकस करते हैं, तो प्रॉब्लम यही आती है कि हम इस तरह की बीमारियों में घिर जाते हैं।
है ना। तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो तरीका ये है कि आप अपनी डाइट में से जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको हटाकर एक कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट प्लान कीजिए। तो सबसे पहली जो मोस्ट रिक्वायरमेंट आज की जो है इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपनी डाइट में से गेहूं और चावल को कम करके वैरायटी ऑफ मिलेट्स, जो कि एक्चुअल इंडियन ग्रेन है जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, सीजनल। अब सर्दियां आ रही हैं, धड़ाधड़ मक्का और बाजरा आपको बहुत बढ़िया मिलेगा खाने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि हम एक ही तरह का मील खाना पसंद करते हैं, ईज आउट कर लिया है हमने। और उससे क्या होता है शरीर में, एक तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली शुगर स्पाइक होती है, तो आपका लिवर इन्फ्लेम्ड होता है, फैटी लिवर होता है और डायबिटीज होती है। और क्योंकि सारा फैट आप जनरली देखेंगी मेल्स के लिए स्पेशली फैट बेली पर ही होता है, तो उससे एसोसिएटेड ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। और आपने तो नाम नहीं लिया लेकिन मुझे पता है ज्यादातर लोग एसिडिक बॉडी में होते हैं और उनको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन इस एज में स्पेशली रहता है। तो ये चीज को ब्रेक करने के लिए आपको पानी की मात्रा बहुत अच्छी रखने की जरूरत है और मिलेट्स को अपनी डाइट में रखने की जरूरत है। और सेकेंड चीज जो मैं बोलूंगी वो ये है कि जैसे ही बीमारी ने पकड़ा, हमने डॉक्टर को दिखाया। और इसको मैं थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण भी मानती हूँ कि डॉक्टर्स की जो एनालिसिस है वो एनालिसिस कंप्लीट नहीं होती। सॉरी, मे बी मैं जो बात इस समय कह रही हूँ आप लोगों को अचानक से समझ ना आए, लेकिन आप ये देखिए जब भी आप किसी बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो तुरंत उसके इलाज के लिए दवाइयां देते हैं रादर देन की भी आइडेंटिफाई कि ये बीमारी हमको शुरू क्यों हुई और कहाँ से हुई। है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की मैं बात कर रही हूँ। सो अगर आप उनको थोड़ा एनालाइज करेंगे तो ये देखेंगे कि इस चीज की वजह से हमको हुई है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज अगर हो रही है, ऐसा नहीं कि मीठा खाने से ही होती है, पर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, फाइबर लेस फूड अगर खा रहे हैं उसकी वजह से हमको डायबिटीज हो रही है। तो उसका सॉल्यूशन दवाइयां नहीं है। मैंने आज तक किसी पेशेंट को नहीं देखा जिसने डायबिटीज की दवाई शुरू की और उसकी कंट्रोल होकर खत्म हो गई हो। 10-15 साल बाद वो इंसुलिन पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? दवाइयों से तो ठीक होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता। रीजन दवाइयां बराबर चल रही हैं और साथ में डाइट अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। अगर आप जो डाइट जो मैं बात कर रही हूँ अभी की, अब वैरायटी ऑफ फूड रखते हैं आप डाइट में, प्रोटीन्स बढ़ाते हैं, फाइबर्स बढ़ाते हैं, मिलेट्स बढ़ाते हैं, तो ना सिर्फ आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कंट्रोल होंगी बल्कि आपकी दवाइयां कम होकर, और हो सकता है आने वाले टाइम में वो बंद भी हो जाए। है ना। सो आइडियली आपकी डाइट में वैरायटी होनी चाहिए। जितना ज्यादा मिलेट्स, जितना ज्यादा आप न्यूट्रिशनली अपने फूड को रिच कर सकते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, आपको ऑटोमेटिकली अपनी हेल्थ में चेंज होना दिख जाएगा। सो मेरा टेक इस पर यही है मैम कि मिलेट्स इंक्लूड जरूर करने चाहिए। बिल्कुल। और एक, जैसे हम देखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हमारे दांत भी जवाब देने लग जाते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि पानी को चबाकर पीना चाहिए और खाने को एकदम पानी की तरह पतला करके और फिर निगलना चाहिए, लेकिन हमारे दांत हमारा साथ नहीं देते एक उम्र के बाद में, तो उससे हमें कुछ पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो क्या हम अपनी डाइट में सिर्फ खिचड़ी, दलिया, चावल या इस तरह के मिलेट की भी अगर कोई हम रेसिपी बनाएं तो वो भी दलिया सॉर्ट ऑफ चीज कुछ ऐसी बनेगी? और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो रोटी जो है उसको अगर हम नहीं रोटी खाते हैं तो हमारी दादी नानी भी हमें टोक देती है कि अरे रोटी तो नहीं खाया है, मतलब इस तरह से। तो ये जो रोटी खाने का एक मिथ है, चाहे नहीं चबाई जा रही है या मुश्किलें भी आ रही हैं या वो आपको कहीं जाके नुकसान भी हो रहा है, पर फिर भी रोटी खाना जरूरी है। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। बट वो माइंडसेट है, वो थोड़ा सा, एक तो माइंडसेट भी, दूसरा मिलेट्स का ट्राई नहीं किया है। जब तक मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि गेहूं से बढ़िया रोटी आप जौ की बना सकते हैं, ज्वार की बना सकते हैं, ओट्स की बना सकते हैं, और वो इतनी सॉफ्ट बनती है कि आपको उसको गेहूं की रोटी जैसे चबाने की भी शायद जरूरत है, मुंह में मेल्ट हो जाती है वो। थोड़ा सा तरीका अलग है। दूसरा, वो एक ग्लूटेन जो सटाइटी वैल्यू देता है वो आपको मिलेट्स में तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप उसका प्रोसीजर अच्छे से नहीं रखेंगे। मैं ऑडिबल? यस। जी। सो आप उसके लिए बेस्ट वे ये, आप चीला, आप डोसा, ये सारी चीजें तो आप खा ही सकते हैं और ये सब मिलेट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। पर उसका मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। आप जिस भी मिलेट की चपाती बनाना चाहते हैं, आप उतना ही पानी, 1 कटोरी आटा है तो 1 कटोरी पानी आप गैस पर बॉईल करिए, उसमें थोड़ा सा एक पिंच नमक अगर आप डालते हैं तो, अगर नहीं डालते तो वेल एंड गुड। बट आप उसमें एक आधा टीस्पून घी, A2 का घी, जो देसी गाय का घी है, वो डाल के उसको बॉईल करिए पानी को।
गैस बंद करिए, आटा जो है उसमें डाल करके अच्छे से मिक्स करके उसको ढक दीजिए और बफने दीजिए आटे। 5 से 7 मिनट आप उसको छोड़िए, और उसके बाद ये जो आपकी हथेली होती है इस पे हल्का सा घी लगा के और उस आटे को चकले पर अच्छे से मथ लीजिए या प्लेट पर कर लीजिए। और उसके बाद आप अपनी चपातियां बनाइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम सबसे कि वो हमें कमेंट में बताएं उनकी चपातियां कैसी बनी, बिकॉज इसके बाद आपको कभी हार्ड रोटी नहीं खानी पड़ेगी। तो यू कैन वेरी वेल हैव दैट बहुत आराम से, एंड देन आप दाल के साथ या सब्जियों के साथ उसको मिक्स करके लिक्विड वेजिटेबल्स के साथ में आप उसको बहुत आराम से खा सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास चैट बॉक्स में आया है कि कैन वी ऐड डिफरेंट मिलेट्स इन मेकिंग रोटी, मतलब रोटी के लिए हम डिफरेंट मिलेट्स को मिक्स भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स इंडिविजुअली। किसी किसी को, क्योंकि मैम ज्यादातर बॉडी एसिडिक होती है तो कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है जब मिलेट्स को मिक्स करते हैं, और फिर ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा मिलेट प्रॉब्लम दे रहा है। सो हमारी प्रेफरेंस ये रहती है कि आप एक 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 मिलेट को लें जिससे आपको आइडिया भी रहे और आपको उसके पूरे बेनिफिट मिल पाए। बिल्कुल। और जैसे हम, ये तो हुआ हमारे खाने की बात, अब हम जो हमारी बोन्स होती हैं, एक उम्र के साथ में वो भी हमें तकलीफ देने लगती है, जिसको हम बोलते हैं कि हम किसी को गठिया हो गया है या बोन्स में पेन हो रहा है या घुटने सबसे जल्दी हमारे जवाब दे जाते हैं। तो ये सब एक जल्दी उम्र में ना हो, थोड़ा सा हम इसको अपनी उम्र को शिफ्ट कर पाए, उसके लिए हमको क्या खाना चाहिए जिससे हमारी बोन स्ट्रांग हो सके? सो मैम ऑफ कोर्स सब कुछ खाने पीने के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ना। एक मिथ ये भी बहुत है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में ही आपको पूरा हड्डियों का सार मिलता है जहां पे आप हड्डियां मजबूत कर सकते हो। अम, बहुत बेसिक चीज मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे बड़ी चीज तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए खाली कैल्शियम की जरूरत नहीं होती, आपको बहुत सारे कॉम्पोजिशन मिनरल्स की भी जरूरत होती है ना, ट्रेस एलिमेंट्स की भी जरूरत होती है। सो अगेन आई विल कम ऑन दी सेम पॉइंट कि केवल रोटी सब्जी पर डिपेंडेंसी ना रखकर बॉडी को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, जैसे अगर मैं अमरूद की बात करूं, अमरूद में अपने आप में इतना कैल्शियम है मैम कि आप दूध से कंपेयर नहीं कर सकते उसको। दूध से बढ़िया आपको कैल्शियम मिलेगा और फाइबर बहुत अच्छा। अगर मैं शिमला मिर्च की बात करूं, अगेन द सेम थिंग, आप एक पान के पत्ते में एक बादाम रखकर अगर डेली शाम को सर्दियों में खाते हैं, आपको हीट देगा अच्छा बॉडी में, आपको बहुत बढ़िया कैल्शियम मिलेगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। सो ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप इंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा नॉलेज वाली बात हो जाती है कि मिथ बहुत पकड़कर हम रखते हैं, सेम चीज पर चले आ रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। दूसरा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमको विटामिन डी चाहिए होता है, जो कि आजकल गायब हो गया है क्योंकि सारा दिन तो हम एसी में रहते हैं, गर्मियां हो या सर्दियां हो। तो कोशिश ये करनी है कि जब आप अपनी चाय पिए सुबह की, तो आप सनलाइट में बैठें और धूप को लें, और उस सनलाइट के बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। सो स्किन पे अच्छे से आप कोई मलाई जैसे अगर आपको सूट करती है, या कोई ऑयल, कोकोनट ऑयल आप लगा कर बैठे, जिससे वहां पर आपका जब आप सनलाइट लें तो उसका एब्जॉर्प्शन हो और आपको बराबर वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन उसका विटामिन डी का मिले। और फिर जब हम कैल्शियम की बात करते हैं, कोई भी सोर्स लेते हैं, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो केवल और केवल रोटी पे ना डिपेंड होके आप नट्स एंड सीड्स रखिए अपनी डाइट के अंदर। ना सिर्फ कैल्शियम, आपको ओमेगा 3 बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा सी सॉल्ट आप अपनी डाइट में रखिए, क्योंकि जो ट्रेस एलिमेंट्स हमको चाहिए जितने भी कॉम्पोजिशन, वो सी सॉल्ट के अंदर भी बहुत अच्छा होता है, तो आप वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस वन मोर थिंग, पहले के टाइम में तो मैम जो था, सारी मम्मियां वगैरह पूरा घर का काम बहुत अच्छा करती थी, तो एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती थी। बट धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पर शिफ्ट होते चले गए, वो लोग भी शिफ्ट हो गए, तो शिफ्ट होने से एक्सरसाइज गायब हो गई, उसकी वजह से बॉडी स्टिफ बहुत रहती है ना। सो कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी तरह का वर्कआउट, एक्सरसाइज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एज में भी, आज की डेट में तो लोगों को लगता है अब हम क्या इस उम्र में जाके क्या ही एक्सरसाइज कर पाएंगे, बट इस ही उम्र में आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। सो जिस पेस पे आप कर सकते हैं, यू हैव टू वर्कआउट। स्ट्रेंथनिंग कोर मसल्स की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सो वो करने से भी आपको ओवरऑल आपका मसल्स अच्छा रहता है, बोन्स को सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। सो ये जरूर करना चाहिए। तो मैं आपकी इसी बात पे सभी लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि वेलनेस चौपाल का जो सुबह मॉर्निंग सेशन होता है 6 बजे,
जैसे मनीष लेते हैं और गौरांग लेते हैं, वो योगा और एक्सरसाइज का ही सेशन होता है, तो आपको वो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी डाइटिशियन भी हमको यही समझा रही है कि खाना पीना अपनी जगह है, लेकिन ये शरीर का चलते फिरते रहना, एक्सरसाइज करना भी अपनी जगह है। बहुत बहुत कीर्ति, जरूरी हाँ कीर्ति, कुछ एक क्वेश्चंस क्वेरीज आई थी चैट बॉक्स में, जो है। हमने आपने आटा लगाने की बात की थी, उबालते हुए घी डालने की बात कही थी, तो वो घी कितना होना चाहिए, क्या उसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं, और अगर ऑयल ले सकते हैं तो कौन सा लिया जाना चाहिए? घी आप 1 टीस्पून तक ले सकते हैं। सी मैं ये बहुत इन जनरल बता रही हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं, बट हाँ, आधा चम्मच से 1 चम्मच आप घी ले सकते हैं। अगर आप ऑयल लेना चाहते हैं तो बेस्ट तो कोकोनट वर्जिन ऑयल जो आता है कोल्ड प्रेस का, आप वो लीजिए। और अगर नहीं है तो आप, अगर आपको सरसों का या फिर पीनट वाला अगर आप वो खा रहे हैं, तो आप वो भी ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल सिर्फ उसको सॉफ्टनेस देने के लिए है, देयर इज नथिंग एल्स। सो इस तरह से आप कोई भी ऑयल डाल सकते ओके। एंड अनदर क्वेश्चन इज कि क्या हमें गेहूं को पूरी तरह से रिप्लेस ही कर देना चाहिए? हैं। अगर कर देते हैं तो नथिंग लाइक इट मैम, क्योंकि पहले जो गेहूं हमें मिलता था, है ना, और अब जो गेहूं की खेती होकर गेहूं हमारे पास आता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ना सिर्फ गेहूं, हमें पता ही है कि कितना ज्यादा अडल्टरेशन हर चीज में अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि सॉइल ही आज की डेट में इतनी उपजाऊ नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, सो जो प्रोटीन जिसकी हम बात करते हैं बार बार, वो प्रोटीन का साइज ही इतना बड़ा हो गया है कि अब्जॉर्प्शन में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और इस रीजन के चलते इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं कंप्लीटली तो बहुत ही अच्छा। और ना सिर्फ गेहूं, लोगों को ये नहीं पता कि सूजी भी गेहूं से ही बनती है। मैदा तो बनती है पर सूजी भी गेहूं से बनती है। और इंडिया में स्पेशली नॉर्थ में जितना भी आइटम है वो सूजी से रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि टाइम बहुत बच जाता है, फिर चाहे इडली डोसे हो चाहे उपमा हो, एनीथिंग एनीथिंग फ्रॉम सूजी, है ना। सो आप कंप्लीट अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको डिस्कम्फर्ट ये है कि सटाइटी वैल्यू नहीं मिल रही है, क्योंकि जिंदगी का एक बहुत बड़ा फेज आपने उसमें निकाला है, देन मिक्स विद सम फ्लावर, तो गेहूं के साथ थोड़ा बेसन मिला लिया या गेहूं के साथ जौ मिला लिया, तो आपका क्या है, गेहूं की क्वांटिटी कम हो जाएगी गेहूं के आटे की। सो लाइक वाइज यू कैन डू। ओके। और एक क्वेश्चन आया है कि वाई टी इज हार्मफुल इफ इट इज टेकन ओनली ट्वाइस अ डे? हम 2 ही बार चाय पीते हैं, तो क्या उतना ही नुकसान करती है, या क्यों चाय क्यों हार्मफुल है? चाय इसलिए हार्मफुल है कि चाय का जो इंडिया में तरीका है ना बनाने का, जो प्यार से हमारी मम्मियां दीदियां गैस पे चढ़ा के और फिर निकल पड़ती हैं घर के बाकी सारे काम करने के लिए, कपड़े भी तय बन गए और मे बी एक दो फोन पे भी बात निपटा ली, फिर वो उबलती रहती है और वो उबलने की, और उसमें ऑलरेडी चीनी जा चुकी होती है, ऑलरेडी चाय की पत्ती जा चुकी होती है, तो वो जब चीनी बॉईल हो के वो चाय का जो एक निकोटीन वाला एक अच्छा नशीला पदार्थ जो बनता है ना मैम, दैट इज हार्मफुल। क्योंकि आप जितना उसको बॉईल करते हैं विथ शुगर स्पेशली, वो आपको एसिडिक जोन में रखता है ना। तो मुझे चाय से कोई परवेज नहीं है मैम, आपने तो फिर भी छोड़ दी, मैं लेकिन चाय नहीं छोड़ सकती। बीइंग अ डाइटिशियन आई एम सेइंग टू एवरीवन, और हम अपने किसी क्लाइंट को भी कभी नहीं बोलते कि आपको चाय छोड़नी है अनटिल और अनलेस उनको सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। बट उस फेज में भी हम ये कह के रखते हैं, चाय को बनाने का जो तरीका है, आप चाय का डिकॉक्शन बनाइए। 1-1.5 कप पानी लेके पानी को ऑलरेडी बॉईल करिए, उसमें चाय की पत्ती को डाल करके और जो भी आप मसाले डालना चाहते हैं, जिंजर कार्डेमम वॉटेवर, आप उसको ढककर बंद कर दीजिए, उसको बॉईल नहीं करना है। एंड देन बॉइल्ड मिल्क सेपरेट, विच वी गेट सेपरेट टी इन होटल्स, एंड देन यू मिक्स इट एंड देन यू ड्रिंक। बट अगर अब मैं ये तरीका बताऊंगी तो सब लोग बोलेंगे हैं, इसको आती ही नहीं है चाय बनानी, कौन पिएगा ऐसी चाय। तो दिस देखो, चाय क्योंकि वो, विल नॉट बी सुन, हार्मफुल फॉर श्योर। हाँ, चाय चाय में जब तक अदरक कूट के वो सारी चीजें एक साथ ना उबले, तो क्या है कि चाय सिर्फ चाय नहीं है, हमारे यहाँ चाय एक एहसास है ना, एहसास। जिससे, हाँ, तो वो चाय का जो एहसास है वो पीने वाले ही समझ सकते हैं, और डिटैचमेंट जो जिनको जिंदगी में करना आ जाता है वो उसको छोड़ भी सकते हैं। मैम मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप छोड़िए, लेकिन आजकल देखिए रिलेशनशिप्स के ना तरीके बदल गए हैं, तो बस थोड़ा तरीका बदल दीजिए, रिलेशनशिप तो मेंटेन वो लेमन, रहेगी। एक पिंच ऑफ टी का वो लेमन टी में आ गया है। हाँ हाँ, तो जहाँ दूध दैट इज, नहीं है। दिस इज व्हाट इट इज मैम। अच्छा कीर्ति, आगे बढ़ते हैं, और ऐसे जनरल टिप्स आप हमें क्या
देना चाहेंगी हमारे जो लोग हमें सुन रहे हैं, कि सबसे जहां पर पहले ज्यादा कुछ हमें छोड़ना भी नहीं पड़े, ना गेहूं ना चावल, ना जो हमारे रोज की आदतें हैं, और इतने सालों की आदतें एकदम से छूटती नहीं है, लेकिन फिर भी हम फिट भी रहें और हम हेल्दी भी रहें। एक तो मैंने बताया ही मैम कि पूरा जो आप प्लान फॉलो मैंने बताया था वो आप छोड़िए कुछ मत। अगर गेहूं भी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आजकल खपली व्हीट आटा आता है, ब्लैक व्हीट आटा आता है, जो लगभग गेहूं जैसे ही आपको स्वाद देता है। आप गेहूं के साथ कॉम्बिनेशन डिफरेंट फ्लावर का बना के ले सकते हैं, बेसन मिला के ले सकते हैं, जौ मिला के ले सकते हैं, ज्वार मिला के ले सकते हैं। चावल आप एक यूपी का एक काला राइस भी आता है ना, वेरी हेल्दी। आप राइस को उससे रिप्लेस कर सकते हैं। आप ऑफ कोर्स ब्राउन राइस से रिप्लेस कर सकते हैं, और आप सामक चावल से रिप्लेस कर सकते हैं, जो व्रत में अभी हम सब खा रहे हैं। तो आप अपने राइस को उससे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप राइस को किसी से रिप्लेस ही नहीं करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका यह है कि आप जितना राइस लेते हैं उसका डबल अमाउंट में आपको दाल और सब्जी लेनी है ना, और साथ में उसी अमाउंट में आपको सलाद लेना है। ठीक है। सो सलाद दाल जब क्वांटिटी होगी और फिर आप राइस का पोर्शन लेंगे तो क्या होगा, बैलेंसिंग हो जाएगी, कार्ब्स के साथ बढ़िया अमाउंट का प्रोटीन और साथ में फाइबर जाएगा। तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बिल्कुल भी हिट नहीं करेगा, और आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा। सबसे पहले सैलेड खाएं, फिर आप दाल जो भी सब्जी साइड डिश आप वो खाएं, और फिर दाल चावल मिक्स करके खाएं। सेम खिचड़ी अगर आपको खानी है तो आप खिचड़ी में बढ़िया अच्छी मात्रा में सब्जियां डालें, और फिर आप दाल चावल सेम खिचड़ी खा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स का कॉम्बिनेशन जरूर रखें। अगर कोकोनट ऑयल आप खा सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, दिन भर में 3 से 4 चम्मच छोटी वाली जो होती है 1 to 2 जो हम टी स्पून जिनको बोलते हैं, तो वो आप अपने पूरे दिन भर की डाइट में एज इन घी और ऑयल का कॉम्बिनेशन प्लान करके जरूर से रखें। ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल कॉग्निटिव हेल्थ, ब्रेन हेल्थ के लिए मैं बात कर रही हूँ इस समय। विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप अपनी डाइट में विटामिन ई जो नट्स एंड सीड्स से आपके पूरे हो जाएंगे, एंड फाइबर बहुत अच्छा रखें। एंड साथ में एक चीज और बोलूंगी, इस एज में जैसे मैंने कहा गट हेल्थ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहती। सो इस तरह के फूड जिनको हम फर्मेंटेड फूड कहते हैं, दही हो गया आपका, किमची हो गया, या फिर आप इन साउथ इंडियन फूड हो गए, स्प्राउटेड जो मूंग चना ये हो गए, इस तरह का अपनी डाइट में जरूर से फूड रखिए। इससे आपके बहुत सारी चीजें, प्रोटीन्स फाइबर ये तो होगा ही होगा, बैक्टीरियाज जो हमको हेल्दी चाहिए अपनी गट के लिए वो आपको मिलेंगे, और B12 बहुत अच्छा मिलेगा। B12 अगेन आपकी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो ये छोटी छोटी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड आपको नो डाउट ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दिखती हैं साइड वेज मैम वो नहीं होंगी। ओके, क्विकली हम लास्ट 2 क्वेश्चंस को भी ले लेते हैं जो हमारे चैट बॉक्स में आए हैं। तो एक तो ये है कि उसमें चिंता है, जो हम सभी को चिंता रहती है, कि हमें ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, आटा हो गया, घी हो गया, हमें सभी को यही लगता है कि इसमें मिलावटी चीजें ही आजकल आती हैं, प्योरली कुछ भी नहीं आता है। तो उस सूरत में क्या हमें करना चाहिए? बेस्ट तो ये है कि आप खुद की हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, नंबर 1। आप अपने डाइजेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करें, और बहुत अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में रखें। जितना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट आप अपनी डाइट में रखेंगे उतना ज्यादा हैवी मेटल्स एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में नहीं आएगा। सो एंटीऑक्सीडेंट्स किसमें अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे जितने भी आपकी बेरीज हैं, है ना, फ्रूट्स हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को आप ले सकते हैं। इनको आप अच्छी वॉश अच्छे से कीजिए, अच्छी तरह से कुक कीजिए, कुकिंग मेथड्स इनके थोड़े से प्रॉपर रखिए। उससे आपको काफी हद तक जो है ये प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट हो जाती है। और तीसरा, गट हेल्थ अच्छी रखने के लिए जैसे मैंने कहा, जितना गुड बैक्टीरिया आपके गट में रहेंगे उतना ज्यादा आपका डाइजेशन इंप्रूव रहेगा, तो ये प्रॉब्लम आपकी कम से कम रहेगी। सो आप ये कर सकते हैं। हम ओके। बाकी एक छोटा गार्डन अगर आप अपनी किचन में या छत पे लगा सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। ये तो थोड़ा मुश्किल काम बता दिया किड्स के लिए। हाँ। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, कि जो नट्स की क्वांटिटी है वो हमें पूरे दिन में कितनी रखनी चाहिए? 1 फिस्ट, जितना आपके इसमें आ जाता है उतना। और यही रॉ मटेरियल की भी क्वांटिटी होती है। अक्सर लगता है 1 बाउल खाना है या 2 बाउल खाना है, हर किसी का अपना हाथ जो है उसकी रिस्ट से हम लोग मेजर करते हैं। लेकिन हाँ, नट्स एंड सीड्स
ये जरूर मैं बोलूंगी कि हमेशा सोक करके ही खाने हैं, बिकॉज इसमें इनहिबिटर्स होते हैं, वो आपको हटाना है जिससे उसका पूरा एब्जॉर्प्शन हो पाए न्यूट्रिएंट्स का। सो आप वन पिस्ट आराम से ले सकते हैं, सोक करके ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कीर्ति, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहा, और बहुत ही अच्छे से आपने सारी डाइट प्लान्स को बताया, क्या खाना है, कैसे खाना है, किसको अवॉइड करना है, और क्या छोड़ने की बात तो आपने की नहीं, क्योंकि छोड़ना नहीं है। हम छुड़वाते नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और थैंक वेलनेस यू। चौपाल में आपको हम इसी तरह से बुलाते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस क्वेरीज आएंगे, तो आप प्लेजर। आते रहिएगा। फॉर और श्योर मैम, थैंक यू, और थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।